ये करीब 1 साल पुरानी बात है। भारतीय सेना को एक सूचना मिलती है कि कश्मीर के अंदर घुसपैठ हुआ है और वहां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी यहां पर घुस आए हैं। जैसे ये सूचना मिलती है, इसके बाद भारतीय सेना सतर्क हो जाती है और सर्च अभियान चलाना शुरू कर देती है। सर्च अभियान के दौरान ही आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा जाता है। जैसे एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके पास सामान मिलता है और सामान के जब सर्च किया जा रहा था, उसकी तलाशी ली जा रही थी, तो उसमें एक डायरी मिल जाती है और डायरी के अंदर थे कई तस्वीरें, कई फोटो। उन तस्वीरों के अंदर पता चलता है कि वो आतंकवादियों की तस्वीरें थी, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। अब जो तस्वीर में उनको फोटो दिखाए जाते हैं, उन फोटो की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा पता चलता है कि उनके अंदर 2 तो कश्मीरी होते हैं और बाकी लोग जो फोटो में दिखाई दे रहे थे वो पाकिस्तानी होते हैं। अब ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये लोकल के जो कश्मीरी हैं वो कौन हैं, कहाँ से हैं, तो एक नाम सामने आता है जिसका नाम आसिफ शेख होता है, एक आदिल होता है। अब इनकी जब तलाश करना शुरू कर दिया जाता है तो ये जो प्रशासन है, एजेंसियां हैं, सेना हैं, ये अपने हिसाब से अपने तरीके से जांच पड़ताल कर ही रही थी कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के अंदर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और हमला कर देते, टारगेट बना के लोगों को मारते हैं। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे और बाकी लोगों को छोड़ रहे थे। इस घटना से पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई सवाल खड़े करने लगता है और हर कोई इस घटना को लेकर दुख भी व्यक्त करने लगता है। अब एजेंसियां और साथ ही भारतीय सेना अपने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है कि आखिरकार वो आतंकवादी कौन हैं। जो 2 आतंकवादी भारत यानी कश्मीर के हैं और साथ ही 3 आतंकवादी इसमें शामिल बताए जाते हैं जो पाकिस्तान के हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा था और साथ ही जो कश्मीरी होते हैं उनको भी तलाश किया जा रहा था। वो तो नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाता है। और आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ, इस हमले से किसको फायदा होने वाला था और कौन कौन इस हमले के पीछे था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक ब्लॉक लगता है जिसका नाम है बिज बेहरा। इसी का एक गाँव लगता है जिसका नाम है गुरी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आदिल हुसैन थोकर होता है। इसी का एक छोटा भाई होता है, साथ ही 2 बहनें, माँ और बाप होते हैं। इसकी ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक ही साल 2018 की बात है, अपने घर से लापता हो जाता है, गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद जब घर वालों इसकी तलाश करते हैं, पूछताछ करते हैं कि आखिरकार कहाँ गया है, तब घर वालों को पता चलता है कि ये पाकिस्तान चला गया है। पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए, खुद आतंकवादी बनने के लिए कश्मीरी ऐसे लोगों को बोलते हैं मुजाहिदीन बनने के लिए चला जाता है। अब घर वालों को ये कोई जानकारी नहीं है, कहाँ है, मर गया है, जिंदा है, उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। घर वाले बस यहाँ परेशान इसलिए क्योंकि पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, जिसका नाम आता है तो नाम आने के बाद फिर उनसे पूछताछ भी करती है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ पूछताछ हो रही थी, लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने, एजेंसियों ने, भारतीय सेना ने जब मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पता चलता है कि अनंतनाग का ही पहलगांव की एक बैसन घाटी है और बैसन घाटी में 22 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब यहाँ पे 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा सैलानी थे। वो यहाँ की घाटियों को, जो मिनी स्विट्जरलैंड था, उसको आराम से देख रहे थे और यहाँ की यादों को अपने फोटोग्राफ्स में, अपने जहन में ताज़ा कर रहे थे और यहाँ लुत्फ़ ले रहे थे। इसी बीच में बताया जाता है कि 5 आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों से गोलियां चलाना शुरू कर दिया और वो चुन चुनकर ऐसे लोगों को मार रहे थे जिनके नाम हिंदू थे। अब जो मुसलमान थे उनको छोड़ रहे थे, जो कलमा सुना रहे थे उनको छोड़ रहे थे, और ये टारगेट कर करके इस तरह से मारना जब शुरू कर देते हैं तो इन्होंने लगभग 28 लोगों को मारा और साथ ही 10 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद पूरे देश भर में बवाल मच जाता है। हर कोई इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करने लगता है और इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया आने लगती हैं और कड़े जवाब देने की बातें करने लगती हैं। अब चाहे भारतीय सेना हो या फिर यहाँ की एजेंसियां हों, इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। जब जांच पड़ताल करना शुरू किया तो जो लड़का, जो कश्मीरी 2018 में, जो कि अनंतनाग जिले के गांव गुरी का रहने वाला होता है, आदिल हुसैन थोकर, उसका एक फोटोग्राफ्स एक आतंकवादी की डायरी के अंदर मिल जाता है। अब पुलिस प्रशासन और जो एजेंसियां होती हैं जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। आखिरकार आदिल हुसैन थोकर के घर पर छापेमारी की जाती है 24-25 अप्रैल 2025 की रात को। जब यहाँ जाके जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है तो यहाँ पर एक अचानक से ब्लास्ट होता है। अब इस ब्लास्ट के बारे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस घर में जब सर्च अभियान चल रहा था तो इसी दौरान यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। बम रखा हुआ था पहले से ही, इसलिए यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब मीडिया वालों ने इसकी बहन
यास्मीना से जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने कहा कि जो उसके भाई एक तो जेल के अंदर है और एक आतंकवादी बन चुका है, वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साल 2018 में वो घर से लापता हो गया था, गायब हो गया था, लेकिन उसके फोटोग्राफ्स देखने के बाद ही पता चलता है कि वो मुजाहिदीन बन गया है, यानी कि आतंकवादी बन गया है। उसकी बहनें हैं, उनको भी पुलिस ने उठा लिया इस 22 अप्रैल की घटना के बाद, और जो उसके माँ और बाप हैं उनको भी पुलिस उठा के ले गई। और यहाँ पुलिस ने जैसे ही सर्च अभियान चलाना शुरू किया, इसी बीच में एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद जो उनका घर था पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। अब जिला पुलवामा पुलवामा है, वहीं का एक इलाका है त्राल, और त्राल का ही एक इलाका लगता है मोगहामा का रहने वाला आसिफ शेख। इसके बारे में यही पता चलता है कि ये भी आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाता है, और वहाँ से आधुनिक हथियार चलाना, और किस तरह से ये एक आतंकवादी की जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से ज़्यादा भारत को नुकसान पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को परेशानी में डाल सके, ऐसी ट्रेनिंग लेके आया था। और जो फोटो मिलता है, जो तस्वीर मिलती है एक आतंकवादी के पास से लगभग 1 साल पहले भारतीय सेना को जो मुठभेड़ में मारा गया था, उसकी डायरी के अंदर, तो उसमें नाम आसिफ शेख का भी होता है। अब आसिफ शेख की भी जब तलाश करनी शुरू की जाती है, तो जो घर के परिवार के लोग थे वो तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरह से बुलडोजर चलाकर पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार इसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये पता चलता है कि जो 5 लोगों ने यहाँ पर हमला किया था पहलगांव के अंदर, उन 5 में 2 आतंकवादी शामिल थे जो कश्मीर के थे। इन 2 आतंकवादियों में एक होता है आसिफ और दूसरा होता है आदिल। अभी ये मिले तो नहीं, इनकी तलाश तो जारी है, इनके बारे में पूछताछ पड़ताल की जा रही है। लगभग 2600 से ज़्यादा लोगों से जब पूछताछ की जाती है, तब ये 2 नाम सामने आते हैं कि आप इनको क्यों नहीं देखते हैं। हो ना हो इस जो पहलगांव में हमला हुआ है, इस पहलगांव के हमले में इनका नाम भी शामिल हो जाता है। अब सरकार ने इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। जो भी कोई इनके बारे में जानकारी देगा, उसको 20-20 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि वो अभी मिले नहीं हैं, लेकिन इनको ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान कहता है कि हमने इस हमले में कोई हमारा हाथ नहीं है, जबकि वहां से 3 आतंकवादी आते हैं और यहाँ के 2 लोकल लोगों को शामिल करके उन्हें भी आतंकवाद से जोड़कर और यहाँ पर इस तरह से हमला करते हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान की एक लश्कर तैयबा का एक संगठन है, इसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब इसने जिम्मेदारी ले ली थी। अब पाकिस्तान चीख चीख के कह रहा है कि हमारा तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर हाथ नहीं है, वो भारत का वाकई सचमुच साथ देना चाहता है, जो TRF है वो भारत के हवाले कर दे। भारत अपना पूछ लेगा कि जब तुम जिम्मेदारी ले रहे हो कि हमने हमला कराया है, तो फिर जाहिर सी बात है उसके बारे में एक एक जानकारी जुटाना फिर तो बाएं हाथ का खेल हो जाता है। अब ऐसे में वो लश्कर तैयबा को भी बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसको ISI का भी समर्थन मिलता है, सरकार का भी समर्थन मिलता है, और जो TRF है वो लश्कर तैयबा से ही उपजा हुआ एक बीज है, जो भारत में वो आतंक फैलाने की, भारत में लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस मामले की जांच पड़ताल, मीडिया रिपोर्ट होती है, ये पड़ताल की जाती है कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं। पाकिस्तान इसमें हमला कराने के लिए क्यों दिलचस्पी ले सकता है। जब इसके बारे में सर्च किया गया, जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि अगर पहले पॉइंट की हम बात करें, जब से ये आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से कश्मीर के अंदर एक तरह से शांति हो गई है। और साल 2024 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव हुए थे। यहाँ कोई बवाल नहीं, कोई हंगामा नहीं, बड़ा ठीक ठाक चल रहा था। हालात धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, और जब हालात ठीक हुए तो यहाँ की जो जनरेशन है, युवा हैं, या तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर कारोबार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब लोग कारोबार की तरफ बढ़ते हैं, जो पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, तो वो अपनी निजी ज़िंदगी में तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह की तरक्की होती है तो फिर यहाँ पर जब शांति होगी तो बाहर दूर दराज के लोग भी यहाँ कश्मीर की अलग अलग वादियों को देखने के लिए आएंगे, चाहे वो सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगांव हो, दूध पथरी हो, इस तरह की जगह को देखने के लिए भी आएंगे। जब लोग जाएंगे तो वहाँ से इनकम भी होगी, पैसा भी आएगा, और कश्मीर के इंतजाम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरनी शुरू हो गई, क्योंकि जब जेब में पैसा होता है तो लोग भूखे नहीं होंगे, और भूखे नहीं होंगे तो उनके अब मन में कोई खुरापाती डाल नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तान परेशान हो जाता है, और वो इस रणनीति को फेल करने के लिए तमाम कोशिशें करना शुरू कर देता है। इसलिए उसने हमला कराने में कोई थोड़ी बहुत नहीं, पूरी दिलचस्पी ली। पाकिस्तान में अंदरूनी इतने मामले हैं, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों की बात है, बलूच में पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है, और ट्रेन हाईजैक करने के बाद
बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये खबर कानो खान किसी को पता नहीं देना चाहते। लेकिन मीडिया ने इस चीज़ को खोदना शुरू किया और जो वहाँ के अलगाववादी होते हैं उन्होंने इस मामले में जब बताना शुरू किया है तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में कहानी फैल जाती है। यदि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों की बात करें तो साल 2023 में 30 जनवरी की बात है, मस्जिद में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में ये पेशावर में हुआ था। लगभग 84 लोग मारे गए थे। इस तरह के वहाँ पर अंदरूनी मामले हैं, आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, बम बांधे, आत्मघाती हमले किए, लोग मर गए। 17 फरवरी 2023 की ये बात है, ये कराची में आत्मघाती हमला होता है, गोलीबारी होती है, उसमें 4 लोग मारे जाते हैं। 6 मार्च 2023 को ये कच्छी एक जगह लगती है, वहाँ पर 9 लोग मारे जाते हैं। और 30 जुलाई 2023 को खार बाजोर में एक आत्मघाती हमला होता है और इसमें 63 लोग मारे जाते हैं, यानी कि 63 लोग बेकसूर बेमतलब में आत्मघाती हमला होता है, उन्हें मार दिया जाता है। 19 अगस्त 2023 को उत्तरी बजरिस्तान में एक बम विस्फोट होता है, 11 लोग मार दिए जाते हैं। इस तरह के वहाँ पर अंदरूनी मामले हैं पाकिस्तान के अंदर। 30 जनवरी 2024 की बात है, ये बम विस्फोट होता है और यहाँ ये सीबी के अंदर, और मुस्तंग में होता है 29 सितंबर 2023 को, जिसमें 60 लोग मारे जाते हैं। इसी तरह की संख्या है। ये तो वो बड़े बड़े मामले हैं जो मैंने ढूंढ के निकालने की कोशिश की है। जैसे 11 मार्च 2025 को सीबी में हुआ था आत्मघाती हमला, जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं। 28 फरवरी 2025 को नौशेरा में बम ब्लास्ट होता है, जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। 9 नवंबर 2024 को क्वेटा में आत्मघाती हमला होता है, जिसमें 62 लोग मारे जाते हैं। इस तरह के अंदरूनी मामले पाकिस्तान के अंदर हैं। आए दिन बम ब्लास्ट, धमाके होते रहते हैं। अब यहाँ महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है, कर्ज बेहिसाब बढ़ रहा है, देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है। अब वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता सरकार से, सेना से सवाल ना कर बैठे, इसलिए वो अपना ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ध्यान पहुँचा देते हैं कश्मीर की तरफ, ताकि लोग कश्मीर की तरफ ध्यान दें और जो उनके अपने अंदरूनी मामले हैं उस पर ध्यान ना जाएं। ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिसमें कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री के चीफ होते हैं जिनका नाम असीम मुनीर होता है। और असीम मुनीर ने बातचीत करते हुए इतना भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, अगर कोई इंसान के गले की नस दब जाए तो वो मर जाएगा, इसलिए कश्मीर उनका है, उनका ही रहेगा। इस तरह की बातें उन्होंने ऐसा बोलना शुरू किया कि उनकी भाषण में लगे कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, वो अलग हैं, ताकि भारत के हिंदू और मुसलमान भी आपस में लड़ने लगे। उन्होंने कश्मीरियों को बरगलाने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह के फ़िलहाल वर्तमान में अब हालात अच्छे होने शुरू हुए हैं, कश्मीरियों का मन अब काम धंधे में लगने लगा है, टूरिज़्म में लगने लगा है, उस ध्यान को हटाने के लिए इस तरह के जो मिलिट्री चीफ हैं असीम मुनीर, उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम इस जो लड़ाई है, संघर्ष है उन कश्मीरियों का, उसमें हम आपका साथ देंगे। लेकिन साथ तो देने की बात करते हैं, कुछ ऐसा हिस्सा है जो कश्मीर का, जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन उस कब्ज़े को कभी नहीं छोड़ता, उसे कभी वो आज़ाद मुल्क घोषित कराने की कोशिश नहीं करता पाकिस्तान। लेकिन हाँ, यहाँ के बारे में वो ऐसी अनाप शनाप बातें करके, ज़रूर उल्टी सीधी बयानबाजी करके ये सब करता है। और इसके पीछे ये बताया जाता है कि असीम मुनीर की जो पीछे की वजह थी वो ये थी कि साल 2025 में उस व्यक्ति का रिटायरमेंट होने वाला था, मिलिट्री चीफ से वो अब रिटायर हो जाता, लेकिन उसने इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करने के बाद, लोगों को बरगलाने के बाद वहाँ की सरकार को खुश किया और सरकार ने 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। कुछ इसी तरह से। लेकिन हमले क्यों कराया गया, इसके पीछे की और अगर हम बात करें, जैसे कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर टूरिज़्म बढ़ा है, और टूरिज़्म बढ़ने की बात अगर बात करें तो 2024 का ये आंकड़ा कहता है कि 2,35,00,000 के आसपास जो लोग हैं यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों के, चाहे वो जम्मू इसके महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, कर्नाटक के हैं, अलग अलग प्रदेशों के, तमिलनाडु के हैं, ये यहाँ पर आते हैं। जो भी कोई व्यक्ति अगर आएगा तो जाहिर सी बात है पैसे खर्च करेगा, होटल में रुकेगा, खाना खाएगा, और इसी तरह से वहाँ के लोगों का कारोबार बढ़ेगा। जो कारोबार बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो उस प्रदेश की स्थिति, यानी कि कश्मीर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो युवा वहाँ की, वो ना कुछ बातों पे, जो गरीबी के चलते, जब कहते हैं कि इंसान का पेट अगर भूखा होता है तो भूखा इंसान जो होता है उससे कुछ भी गलत काम आसानी से कराया जा सकता है। लेकिन कई सालों से अब वहाँ के लोग भूखे नहीं हैं, बल्कि अच्छा काम कर रहे थे। और यही कारण है कि जो टूरिज़्म को ख़त्म करने के लिए ये सब काम किया जा रहा था। और 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव के अंदर हुआ था, बैसरन घाटी के अंदर हुआ था, वहाँ जाकर लगभग 2-2.5 हज़ार लोग होते हैं। लेकिन 5 आतंकवादी जब इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो लोगों ने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो वहाँ से जब भागने लगते हैं, तो भागने के बाद जब छिप रहे थे तो आतंकवादी उनके
टोलियों के पास जा रहे थे, जो लोग 20-20, 30-30 की टोली में थे, छुपे हुए थे, पेड़ों की आड़ ले रहे थे। इसी बीच में आतंकवादी जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। नाम बताने वाले जो बता रहे थे ठीक है, जो कलमा बता रहे थे वो ठीक है, और जो ये देख रहे थे कि ये हिंदू है तो उसको चुन चुन कर मार रहे थे। और यही कारण है कि आपस में हमला कराने के पीछे यही वजह रही कि शायद हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ बैठेंगे, कश्मीर में यहाँ कोई घूमने फिरने के लिए आएगा नहीं, और कश्मीर की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। और इसलिए जब पहले जैसी स्थिति हो जाएगी तो कुछ थोड़ा सा लालच देकर किसी को भी आराम से रास्ते से भटकाया जा सकता है। पाकिस्तान की कुछ इस तरह की चाल पट्टी रही है। अब इस बीच में ऐसे वक्त में हमला हुआ जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत में घूमने के लिए आए थे, और जाहिर सी बात है जब कोई विदेशी यहाँ घूमने के लिए आएगा तो मीडिया भी आएगा, कवरेज करेगा। इधर कश्मीर में जब ये हमला होता है और ये पूरी दुनिया भर की मीडिया से कवरेज करती है, तो कहीं ना कहीं विदेशी सैलानी इंडिया के अंदर ना आए, ये दिखाने के लिए कि डर पैदा करने के लिए शायद इसलिए ये हमला कराया गया था। पाकिस्तान भले ही चाहे अपने मंसूबों को कितने पूरे करने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय सेना और यहाँ की एजेंसियाँ अब इस मामले में जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, और जितनी जल्दी हो सकेगा, जिस तरह से आदिल का और आसिफ के घर को पूरी तरह से जमीदोज कर दिया गया है, आगे भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तमाम कोशिशें तैयारी की जा रही हैं, और जल्द से जल्द इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भारत की सरकार ने भरोसा दिलाया है। इसमें विपक्ष ने भी कहा है कि हम तुम्हारे साथ हर तरह से बिल्कुल साथ हैं, और अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग लेने के बाद यह ऐलान कर दिया कि जितने भी लोग यहाँ पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ से जल्दी निकालिए, रफू चक्कर करिए, यहाँ से उनको चलता बनिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर होगा, भारत की सरकार, सेना अगर अपना पूरा कड़ा रुख अपनाएगी, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है अब दब जाएगा, और जो उसके मंसूबे हैं वो उस मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने दी जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जो कश्मीरियों के साथ एक दो मामले हुए, जैसे पंजाब में एक लड़की के साथ बेवजह मारपीट की जाने लगी, जो कि कश्मीरी लड़की थी और पंजाब में मारपीट हो रही थी, तब वहाँ के लोकल लोगों ने जाकर समर्थन किया, कहा कि इस बेटी का क्या कसूर है। ऐसी स्थिति में कश्मीर की बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो भारत के अलग अलग हिस्सों में होंगे। ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा डरे होंगे, सहमे होंगे कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, जिन्होंने, और जिसमें भी पाकिस्तान का हाथ शामिल हो, तो उन लोगों की गलतियों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपस में लड़ बैठें। तो इसलिए लड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त में सब लोगों को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एक मुट्ठी बनने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये शाहिद हैं जो कि सऊदी अरब से हैं, राकेश कुमार हैं, साथ ही अबरार खान हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें खुशी शर्मा है, सुबोध कुमार, अमन कुमार, फैसल खान, अरबाज शाह, अनुराग यादव, राहुल साहनी, आकाश सिंह, शौकत अली, सत्या राजपूत, ताहिर खान, साहिल अरोरा, मोनी राजपूत, उमेश यादव, राहुल कश्यप, मोनू शर्मा, अभिनव सिंह, मदन लाल प्रजापति, अमित चौरसिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।